कि कल का वीडियो ज्यादा बेटर था, कटा नहीं। ठीक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट के इस मंच पे, जहां मेरी प्रेमजीत जी से बात हो रही है संपूर्ण समाधान व्यवस्था को लेकर। प्रेमजीत जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम। जी, गुड मॉर्निंग सबको। प्रेमजीत जी, कल हमने काफी क्वेश्चंस को कवर किया और कल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हमने बात की कि जो ये आपका प्रस्तावित मॉडल है संपूर्ण समाधान, ये कम्युनिज्म वाला जो मॉडल है या सोशलिज्म वाला मॉडल है उससे भिन्न कैसे है। और हम्म, उसको उसको शुरुआत में जब लोग संपूर्ण समाधान की प्रस्तावना को सुनते ही वो ऐसे उसको रिलेट करते हैं कि कम्युनिज्म होगा या सोशलिज्म होगा। तो कल आपने उसको बहुत ही डिटेल में क्लियर किया कि ये कैसे अलग है और कितना बड़ा डिफरेंस है। अभी तक सारे दर्शक ये जान ही चुके हैं कि जैसे और भी व्यवस्थाएं आई आज तक, वो सारे सामाजिक समाज जो है केंद्र में था, सोशल सेंट्रिक रहा। लेकिन जो बिल- आपका प्रस्तावित मॉडल संपूर्ण समाधान है वो व्यक्ति को केंद्र में लेकर चलता है, बिल्कुल। इंडिविजुअल सेंट्रिक है। तो हम्म, ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। प्रेमजीत जी, आगे बढ़ते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि जब इसका ट्रांजिशन फेस होगा, जब ये एग्जीक्यूट होने वाला होगा, अ, जो कि 2-4 वर्षों में एक संभावना लगती है कि ये आ जाएगा, तो हम उसके बारे में जैसे आप उस पर पुस्तक भी लिख रहे हैं ट्रांजिशन फेस पर, वो हम्म, आपकी पुस्तक भी जल्दी आ जाएगी सभी लोगों के पढ़ने के लिए। लेकिन एक संपूर्ण समाधान की सीरीज को हम कंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम ट्रांजिशन के फेस के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, कि इंटरनेशनल पॉलिसीज कैसी हो, कि वहां कैसा फर्क आएगा, क्योंकि ये ग्लोबल लेवल का मॉडल है, वैश्विक स्तर का मॉडल हम्म। है। तो क्या मोटे मोटे चेंजेस हमें देखने को आएंगे। हाँ, इसमें एक तो कल वाले उसमें मैं ये भी बता दूं कि वो जो कम्युनिज्म वगैरह मॉडल लाए हम्म। गए उसमें उसमें इसीलिए मारकाट बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि वो पर्सन सेंट्रिक नहीं था, वो व्यक्ति सेंट्रिक नहीं था, हम्म। सोशल सेंट्रिक था। तो उसमें एक जो बड़ा वर्ग था, जो बड़ा वर्ग माने जो शोषित, जिसका शोषण हो रहा था, वो जो वर्ग था, लेबर वर्ग जो था, तो उसको इकट्ठा किया गया। और जो अमीर वर्ग था उन उनके अगेंस्ट किया गया, हम्म। है ना। वो जो पूरी व्यवस्था थी वो इस तरह से थी कि भाई ये तुम्हारा शोषण कर रहे हैं और तुम सबको इकट्ठा होना होगा, और इनके अगेंस्ट में इकट्ठा होना होगा, ये नहीं चाहेंगे कि कि ये कि ये व्यवस्था आए। इसका मतलब ही था कि वो व्यवस्था उन 10% लोगों के हित में नहीं थी। ऐसा उस समय के जो 10% लोग हैं वो ऐसा समझ रहे थे। जो भी एक्सप्लेनेशन दिए गए कम्युनिज्म के, सोशलिज्म के, तो वो उनके फेवर में नहीं थे, और इसीलिए वो इसके अगेंस्ट फाइट करने को खड़े हो गए, और कितनी मारकाट हुई, कितने सारे लोग मरे। और ये व्यवस्था लाने के बाद भी बहुत सारे लोग मारे गए, लाने के बाद भी, हम्म। क्योंकि जिन लोगों को भी दिक्कत होती थी तो वो अपना कुछ ना कुछ विरोध प्रदर्शन करते थे और उनको गोली मार दी जाती थी। इवन हम्म। जैसे जिसको कोई काम दिया गया और उसने काम नहीं किया तो उसको कोड़े पड़ते थे, या उसको माने जबरदस्ती उससे वो काम कराया जाता था। तो अब ये क्या ये कौन से टाइप का कम्युनिज्म है, या सोशलिज्म हम्म। है, या क्या है, जो भी है। तो माने इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटी, और बल्कि ये कहा जाता है कि उतना तो वर्ल्ड वार में लोग नहीं मरे थे जितने इस व्यवस्था की चेंज करने में लोग लोगों की डेथ हुई, ये मतलब किलिंग हुई, लोग मारे गए एक दूसरे के द्वारा। तो ये बहुत फर्क है आज। और हम लोगों का जो मॉडल है वो पूरा अंडरस्टैंडिंग में है, और उसमें सभी को अंडरस्टैंडिंग जा रही है। लाने के पहले ये डिस्कशन हो रहा है कि भाई ये किसी को अगर लग रहा है कि इस व्यवस्था में उसके लिए जिंदगी आज से बेहतर नहीं होगी तो बताए आके, है ना। हम्म। हम्म। और ये हर आदमी को बोला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, क्या ये जो व्यवस्था है ये व्यक्ति परक है, माने हर व्यक्ति के हिसाब से है। हर व्यक्ति इसमें अब इसमें बता सकता है कि कि उसको उस नई व्यवस्था में ये दुख मिलेगा और ये सुख नहीं मिलेगा।
वो ये पहले ही बता सकता है सोच समझ के। हम्म। और इस व्यवस्था में दावा किया जा रहा है कि आज जितने भी लोग हैं, जितने भी तरह के, वो कोई भी वर्ग के हों, वो उस व्यवस्था में उनको लाभ ही मिलेगा, हानि बिल्कुल भी नहीं है हम्म। आज की तुलना में। हम्म। तो तो ऐसा दावा उस सोशलिज्म या कम्युनिज्म व्यवस्था का तो था नहीं, कि था, हम्म। नहीं था। इसीलिए तो इतनी मैसेकर किलिंग हुई वहां पर। हाँ, इतनी इतनी मासिव किलिंग हुई। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि उस व्यवस्था का बेस और इस व्यवस्था के बेस में ही बहुत बड़ा फर्क है। हम्म। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, ये लोकतांत्रिक है ना, कितने बड़े बड़े अंतर थे। अच्छा, तो आज आज के सवाल पे आते हैं। तो आज का सवाल आप पूछ रही हैं कि जब ये व्यवस्था आएगी, मान लीजिए जैसे एक देश में आ गई, जैसे भारत में आ गई, तो इस तो जो बाकी का रेस्ट वर्ल्ड है, जो दुनिया है, उसके साथ कैसे रिश्ते होंगे, ये पूछ रही हैं। जी, इंटरनेशनल उसमें क्या चेंजेस आएंगे, और सिक्योरिटीज वगैरह जैसे होती है इंटरनेशनल सिक्योरिटीज, उसके बाद ट्रेडिंग होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसमें। अ, हाँ, तो इसमें इसमें जैसे ये क्योंकि जब ये व्यवस्था किसी भी देश में आएगी, मान लिया भारत में आ गई, तो इसमें देश की सरकार बनने के साथ साथ विश्व की सरकार भी बनेगी। हम्म। ठीक है, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें विश्व की सरकार भी बनेगी, माने एक डिपार्टमेंट होगा जो विश्व का प्रतिनिधित्व करता होगा। हम्म। और उसका काम यही रहेगा कि वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, बाकी जो दुनिया के देश हैं, उन सब से इसके बारे में चर्चाएं करेगा। वहां जाएगा, उनके वहां के जो सोशल लोग हैं उनको बुलाएगा, या वहां के जो अ, राष्ट्राध्यक्ष वगैरह, वो अगर आना चाहेंगे तो वो आएंगे। क्योंकि एक देश की सरकार जो अपने आप को विश्व सरकार कह रही है, वो अगर बुला रही है या आपको न्योता दे रही है, और या आप उनको वहां बुला लीजिए, वहां आने को तैयार हैं, तो इस प्रकार के डिस्कशंस शुरू होंगे। और उसके पहले भी ये चीजें उनकी भाषाओं के माध्यम से वहां तक पहुंच चुकी होगी। हम्म। तो फिर इस बारे में वो लोग बात करेंगे कि भाई, जब इस व्यवस्था से सब लोग ज्यादा से ज्यादा सुखी हो सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं इसको लाने के लिए जल्दी कर रहे हैं। और वहां के लोग भी इस बात के लिए अपनी अपनी सरकारों को अ, चर्चा के माध्यम से उनको पूछेंगे कि भाई, क्योंकि अब इस समय ज्यादातर ज्यादातर देशों में लोकतंत्र है, तो वहां के लोग जी। पूछेंगे अपने अपने प्रतिनिधियों से, अपने अपने लोगों से, कि इस व्यवस्था को क्यों नहीं लाया जा रहा, या उसके लिए क्यों नहीं काम किया जा रहा। तो एक तो ये व्यवस्था सारी दुनिया में आने लग जाएगी, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा ये है कि जब तक ये नहीं आती है और देशों में व्यवस्था, तो तब हम्म। तक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैं जैसे हो रहे हैं, वो वैसे ही होते रहेंगे। हम कई हम्म। सारी चीजों के इंपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जिन चीजों को हम यहाँ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उन्हें हम यहाँ करेंगे। अभी हम्म। क्यों नहीं मैन्युफैक्चर करते हैं? अभी इसलिए नहीं करते क्योंकि अभी कई सारे ऐसी मैन्युफैक्चरिंग है, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स की, कि वो अगर हम यहाँ करें तो हमें महंगी पड़ेगी। हम्म। तो हम लोग क्या करते हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स को हम चाइना से खरीद लेते हैं, माने उनकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, और फिर वहां से हम लोग यहाँ खरीद के और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम्म। ठीक। जी। तो अब हमारी वाली व्यवस्था में महंगाई सस्ताई का तो कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि अभी हम्म। चाइना में सस्ता बनता है। और अगर भारत खुद बनाएगा तो वो महंगा पड़ेगा, तो लोग बाहर से, क्योंकि यहाँ से महंगा पड़ेगा तो लोग फिर यहाँ से तो खरीदेंगे नहीं, तो वो तो बना के भी रख लें तो बेकार है। हम्म। लोग तो चाइना का ही माल खरीदेंगे। और चूंकि अभी पूरा वर्ल्ड जो है वो इंटरनेशनल है, तो ऐसे एकदम से उनके सामान को आप बैन भी नहीं लगा सकते। बैन लगा भी दोगे तो भी 2 नंबर से आ जाता है, कितना हम्म। रोकोगे। तो एनी हाउ आ ही जाता है ना। तो और अगर वहां का बैन भी लगा दोगे और यहाँ का महंगा बनेगा, तब भी सारे लोग तो खरीद नहीं पाएंगे। हम्म।
तो फिर सरकार को ये भी करना पड़ता है कि अब चूंकि ज्यादातर गरीब लोग हैं, तो चाइना से अगर वो सस्ते वाले माल को बैन कर देते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ की जनता को वो उस प्रोडक्ट से महरूम रखना चाहते हैं, मतलब अलग हम्म माने गरीब ही बना के रखना चाहते हैं, ऐसा मैसेज जाएगा। तो इस वजह से भी सरकार इस तरह की चीजों को बैन नहीं कर सकती। कम से कम जो सस्ते सस्ती वाली चीजें हैं उन्हें बैन नहीं कर सकती। तो अब इससे होता क्या है कि जैसा आज चल रहा है ऐसे चलता है, लेकिन उस व्यवस्था में हम ऐसे सारे प्रोडक्ट जो भारत में मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं वो भारत में ही मैन्युफैक्चर होंगे। तो उन्हें हम्म हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि महंगाई सस्ताई का कोई मतलब नहीं रहेगा हमारे सिस्टम में। क्योंकि उसमें कोई जो मुद्रा का कोई रोल नहीं है। हम्म ट्रांजिशन फेस में भी जो मुद्रा होगी उसका भी उस तरह का रोल नहीं होगा कि वो सस्ता है महंगाई वाला टाइप का। और उसके बाद तो मुद्रा भी हट जाएगी, तो फिर वैसे ही बिल्कुल ही रोल नहीं रहेगा। तो हम जितने भी चीजों का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं वो सारा यहाँ होगा। और मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगा बल्कि विद रिसाइकल होगा। क्योंकि हम्म अभी रिसाइकल इसलिए नहीं होता क्योंकि नया सस्ता पड़ता है, और महंगा। रिसाइकल करना महंगा महंगा पड़ जाता है। तो उस हम्म व्यवस्था में महंगा और सस्ते का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस वजह से हम ज्यादातर चीजों में सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे। ज्यादातर चीजों में जिनके रॉ मटेरियल भारत में है वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग यही हो जाएगी यहाँ के लोगों के लिए। ठीक। जी। एक तो ये हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि बाहर से हम बहुत कम चीजें इंपोर्ट करेंगे। एक तो ये, हम्म हम्म जैसा अभी क्या होता है, अभी हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट हमारा कम होता है। हम्म अभी आप ऐसे ऐसे करके लगा लीजिए लगभग लगभग कि हम 20% एक्सपोर्ट करते होंगे तो 80% इंपोर्ट करते हैं, अभी इतना डिफरेंस है। हम्म समझ रहे हैं ये बात को? पूरी दुनिया के साथ में अभी हम अकेले चाइना के साथ ही समझ लो, अकेले चाइना के साथ हम 10-11% एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ 80% के आसपास इंपोर्ट करते हैं वहां से, हम्म चाइना के साथ से। और चाइना के साथ से क्यों करते हैं? क्योंकि वहां से ज्यादातर सामान सस्ते होते हैं, तो वो हम सारा इंपोर्ट ही करते हैं, यहाँ कुछ नहीं बनाते। इवन प्लास्टिक प्लास्टिक जैसी चीजें भी वहीं से बन के आती हैं। हम्म तो ये व्यवस्था आने के बाद में ये सारी चीजें लगभग यहाँ यहाँ इनका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा भारत में, और इंपोर्ट जो है बाहर से इसका बंद हो जाएगा। माने इस मामले में हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। कुछ जो ऐसी हम्म चीजें हैं जो 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 टेक्नोलॉजी हैं जो हमारे पास नहीं है, या ऐसे कोई रॉ मटेरियल हैं जो हमारे पास नहीं है, तो वो रॉ मटेरियल या वो टेक्नोलॉजी हमें बाहर से बोरो करनी पड़ेगी, या खरीदनी पड़ेगी, या उनके साथ कोई उसके हम्म लिए कोई समझौते करने होंगे। तो इस तो इस तरह से इंपोर्ट में भारी कमी आएगी। और जब इंपोर्ट में भारी कमी आएगी तो हाँ, तो फिर हम एक्सपोर्ट भी उसी हिसाब से करेंगे जितने हिसाब से हमें इंपोर्ट करना है। हम्म क्योंकि अच्छा। हम इस मारा मारी में नहीं जाएंगे, है ना? हम्म जी। हम इस मारा मारी में नहीं जाएंगे कि हमें कोई दूसरी दुनिया, जो बाकी दुनिया है वहां से पैसा खींचना है, डॉलर खींचना है। क्योंकि जब हमें इंपोर्ट नहीं करना तो बाहर की करेंसी का हमें कोई वैल्यू नहीं है फिर। हम्म हमें उतनी वैल्यू है ना बाहर से कि जितना हमें इंपोर्ट करना है, हम्म उतनी तो वैल्यू है। जी। हाँ भाई, वहां की ज्यादा करेंसी लेके हम क्या करेंगे? वो तो रखी तो रहेगी। हम्म क्योंकि जब हमें इंपोर्ट ही नहीं करना है, तो हम एक्सपोर्ट भी उतने हिसाब से करेंगे जितने हिसाब से हमें इंपोर्ट का। और एक्सपोर्ट हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमारी कोई कॉस्टिंग तो होगी ही नहीं। हम्म तो बिल्कुल। हाँ, तो इंटरनेशनल लेवल पर जिस चीज की जो भी कॉस्टिंग होती होगी उस क्वालिटी में, जो भी क्वालिटी हम लोग बनाएंगे, तो उसमें बाहर से रेट कम कम रख दिया करेंगे। थोड़ा सा हम तो कुछ भी रेट रख सकते हैं। हम्म क्योंकि हम्म हमारे यहाँ से तो होगा नहीं ना कि भाई इतने रुपए में चीज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो
उससे कम में रख नहीं सकते वगैरह, ऐसा तो कोई चक्कर है होगा नहीं कि उसमें इतना ये वाला टैक्स लगता है और फिर ये टैक्स लगता है फिर वो टैक्स लगता है, ऐसा तो कोई चक्कर होगा नहीं हमारे यहाँ कुछ भी। तो राइट। हम क्या करेंगे कि जैसे वो चीज कहीं पर भी कितने रुपए की बिकती है, मान लिया 100 रुपए की बिकती है तो हम 95 का रेट रख देंगे इंटरनेशनल में। तो 95 का रेट रख देंगे तो उस चीज का ऑर्डर हमारे पास ही आएगा वर्ल्ड में, क्योंकि जब सस्ता होगा। दूसरे देश उससे ज्यादा सस्ता कर नहीं सकते, क्योंकि करेंगे तो वो घाटे में जाएंगे, क्योंकि वहां पूंजीवाद वाली व्यवस्था चल रही होगी। तो हम उनसे हमेशा ही 2-4 रुपए रेट कम करके रखेंगे तो वो ऑर्डर हमारे पास ही आएगा। ठीक। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम इस बात में एकदम फ्री होंगे, स्वतंत्र होंगे कि हमें जितना एक्सपोर्ट करना है उतनी उन चीजों का रेट कम करके हम लोग रखेंगे, और जितना हमें एक्सपोर्ट करना है उतना हम लोग कर सकेंगे आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी एक्सपोर्ट करने में। एक्सपोर्ट में। हाँ, वाकायदा विद प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें भाई हमारे यहाँ ये रिसोर्स बहुत ज्यादा हैं, जी। और इन रिसोर्सेज से जो जो प्रोडक्शन होता है उसका हम एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक। जी। तो उतना हम एक्सपोर्ट कर देंगे जितने जितने इंपोर्ट की हमें जरूरत है ना। तो इससे तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा ये जो देश होगा ये लगभग आत्मनिर्भर होगा अपनी शर्तों पे। अभी अभी आप देखते होंगे, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं वगैरह वगैरह, उन देशों के साथ कई सारी ट्रीटी करते हैं, या कई सारे जो उन पे साइन होते हैं, उनमें उनका दबदबा रहता है। मतलब अमीर देश के साथ में गरीब देश को समझौते करने पड़ते हैं, एक्चुअली ये समझौते होते हैं कि कि, हाँ, कि उनसे हम इंपोर्ट ज्यादा लेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे, इस तरह का सब रहता है। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में हर अमीर देश चाहता है कि उसका एक्सपोर्ट ज्यादा हो, भाई, तभी तो उसका फायदा है। तो वो इस तरह की बिल्कुल। ट्रीटी करता है गरीब देशों के साथ में। तो हम लोग ऐसी स्थिति में होंगे नहीं। हम लोग तो बोलेंगे भैया ये माल है हमारे यहाँ सस्ता है, लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो ना लो। क्योंकि अब अभी उतनी टेक्नोलॉजी है भारत के पास भी कि भाई हम सेल्फ डिपेंड रह सकते हैं, अच्छी जिंदगी जी सकते हैं उसमें। और जो एनर्जी के सोर्स हैं, जैसे विंड सोर्स है, सोलर सोर्स है, पानी का सोर्स है, बांध वगैरह बना के, तो ये वाले हम यूज करेंगे। ये पेट्रोल डीजल इन सब का बिल्कुल पहले दिन से इन इन इनमें कमी करना शुरू कर देंगे। जितनी भी गाड़ियां हैं हम लोगों की, ट्रक्स हैं या जो भी कुछ है, उन सबको इलेक्ट्रिफाइड करना शुरू कर देंगे पहले दिन से ही। तो इस तरह से क्या होगा कि हम ज्यादातर चीजों में, और ज्यादातर चीजों का मतलब है कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो भी चीजों की जरूरत होती है, सब कुछ बढ़िया, फ्लैट बढ़िया, देश, एसी, फ्रिज, लाइट, ये सब, वो सब में हम सेल्फ डिपेंडेंट हो। तो हमें किसी भी देश के सामने कोई मजबूरी वश कोई भी ट्रीटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर होगा तो हमारी जो हिस्सेदारी है, हमारी जो वो है, वो एक इक्वल बेस पर रहेगी। कब तक, जब तक ये व्यवस्था दूसरे देशों सब। में नहीं आ जाती है। हाँ, जिन जिन देशों में आती चली जाएगी वो देश हमारे इसके साथ में जुड़ते चले जाएंगे, और हमारे और उनके बीच में कोई सीमा नहीं होगी, कोई कोई इस तरह की नहीं होगी कि यहाँ के लोग वहां नहीं जा सकते, या उसके लिए पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, ये चाहिए ना, इसकी जरूरत नहीं है। वो फिर वो एक ही बात काउंट होगी कि मान लिया जैसे भारत और अमेरिका, अमेरिका में भी ये व्यवस्था आ गई, तो अमेरिका का जो भी कुछ है वो भारत का होगा, भारत का जो भी कुछ है वो अमेरिका का होगा। इन दोनों में जो भी कुछ है वो इन दोनों देशों के नागरिकों का सबका होगा। वो बिना वीजा के कोई भी वहां जा सकेगा, वहां रह सकेगा, वहां से यहाँ आ सकेगा, वहां पर भी नगरीय व्यवस्था हो जाएगी उस तरह की। तो ये इस तरह से आती चली जाएगी। तो जब तक ये सभी देशों में नहीं आती है, या जिन जिन देशों में नहीं आती है, तो उन उन देशों के साथ में विदेशी जैसा व्यवहार होगा ये वाला ही। और
अगर वो हमारे इसमें आते हैं, जैसे चाइना है, हम्म। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, जो हमारी भौगोलिक सीमा नहीं। हमें, हाँ, पढ़ते हैं, तो जब तक इन देशों में ये व्यवस्था नहीं आती तो तब तक वहाँ आर्मी भी रहेगी, तो उस तरह का रहेगा, आर्मी रहेगी और ये चीजें हैं। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था में आतंकवादी और ये सब तरह का बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बाजार में तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं कि आप वहां से कुछ भी ऐसा बंदूक या गन पाउडर या बम बनाने की चीजें ऐसे आप कुछ भी ले लें, क्योंकि यहाँ तो ऑर्डर से मिलेंगी और ऑर्डर आप सीधा सिस्टम को करेंगे और सिस्टम तो जिन चीजों का प्रोडक्शन करेगा वही चीजें आप तक पहुंचेंगी। साबुन है तो हम्म। साबुन पहुंचेगा, वहां तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको कोई भैया गन पाउडर आपको चीज आपको बताना पड़ेगा, आप क्या करोगे उसका। हम्म। पैसा होगा नहीं तो इसका मतलब है कि यहाँ का कोई आदमी जो है वो किसी को पैसे नहीं दे, पैसे दे के और उसको आतंकवादी नहीं बना सकेगा। सबको सब कुछ मिल रहा होगा तो कोई आदमी मजबूर भी नहीं होगा कि उसे मजबूरी में आतंकवादी बनना पड़े, कि चोर बनना पड़े, कि डाकू बनना पड़े, कि ऐसा कुछ करना पड़े। इस तरह की सारी एक्टिविटी यहाँ बंद हो चुकी होंगी, हम्म। कि भ्रष्टाचार हो, कि ये हो, कि वो हो। आदमी बड़ा ही कांस्टेंट वे में और बड़ा ही स्टेब्लिश वे में वो अच्छी जिंदगी गुजार रहा होगा। तो ये 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 सारे चेंजेस आएंगे जब ये व्यवस्था आने के बाद में, और ट्रांजिशन फेज में ये चेंजेस पहले दिन से आने शुरू हो जाएंगे। कुछ कुछ चीजों में पहले दिन से आएंगे, कुछ चीजों में ऐसे करते हुए ये 3 से 5 साल में पूरी तरह से जो व्यवस्था है वो संपूर्ण समाधान व्यवस्था में ट्रांजिट कर जाएगी। तो और इस 3 से 5 साल विदेशों के के। साथ के संबंध रहेंगे। जी। हम्म। हम्म। 3 से 5 साल के बीच में एक आइडिया भी लग जाएगा कई बातों का, कि कितनी डिमांड आ रही है, हम्म। कितना हम खपत कर रहे हैं, कितना हमारे पास सरप्लस हो रहा है। इन सब बातों का अच्छा खासा एक आइडिया लग जाएगा। हाँ, हम्म। वो तो डाटा वो तो डाटा आ जाएगा ना कि भाई क्या चीज कितनी मात्रा में चाहिए, और हमें एक्सपोर्ट भी करना है जिन चीजों का, तो वो कितनी मात्रा में चाहिए वगैरह वगैरह, वो उस हिसाब से। हम्म। भाई खेती वाली चीजें हैं जो आपको पहले से सोचनी पड़ती हैं, क्योंकि उनको पैदा करने के लिए 4 से 6 महीने का समय चाहिए होता है, या 1 साल का समय चाहिए। 3 तरह की फसल होती है ना, एक वो है जो 4 महीने में पैदा हो जाती है, एक हम्म। वो है जो 6 महीने में पैदा होती है, और एक वो है जो 1 साल में पैदा होती है। कुछ फ्रूट्स हैं वो जो 2-3 साल में आते हैं। तो इस तरह की इस तरह की फसलें होती हैं, तो उनमें पहले डाटा रखने की जरूरत है। बाकी जो फैक्ट्री में जितना प्रोडक्शन होता है वो तो आप डिमांड के साथ साथ भी कर सकते हैं। तो हम्म। वो पहले से होगा तो उस तरह से उसमें कुछ 10% फालतू, टमाटर, गेहूं, ज्वार, मक्का, हम्म। ये सब पैदा करने की वो है जरूरत। तो इस तरह की चीजें रहेंगी। दूसरा ये है कि जैसे अभी अभी जानवरों का भी वो बहुत ज्यादा होता है। अब जानवरों को जैसे लोग काय के लिए पालते हैं, दूध के लिए पालते हैं जनरली, है हम्म। ना, दूध या हम्म। दूध से बने प्रोडक्ट्स जो हैं, तो उसके लिए फिर उनके लिए चारा और ये बहुत सारा काम किसानी का करना पड़ता है भाई, ज्वार, ये वो बहुत सारी चीजें उनको हम्म। एग्रीकल्चर करनी पड़ती हैं। तो उस व्यवस्था में ये सारी चीजें आप वनस्पति से बना सकते हैं, हम्म। है ना। जितने भी दूध के प्रोडक्ट हैं वो सब वनस्पति से बन सकते हैं आराम से। तो सोयाबीन तो है। हम्म। हाँ, हाँ, सोयाबीन है और भी कई इसके निकाले जा सकते हैं हम्म। सब्स्टिट्यूट, वो सस्ते भी पड़ते हैं। तो उनकी खेती शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे जो जानवर हैं उनको फ्री कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी गलत बात लगती है कि आप भैंस का या गाय का या बकरी का दूध आप पी जाओ और उसके बच्चे को ना मिले। थोड़ा हम्म। अमानवीय जैसा है, मतलब कि भाई अब जैसे ऊंट है, ये है, अब इनका दूध हम लोग पिए और उनके बच्चे वो दूध ना पिए, उनका उनको हम कुछ और चारा वारा डाल दें, ये तो गलत बात है ना, माने। जी। हाँ, हम्म। तो ये कॉन्शियसनेस के अनुसार ये जो है बात गलत है कि किसी की भी माँ का दूध जो है वो कोई दूसरा पी जाए।
अभी तो इस सिस्टम में थोड़ा हेल्पलेस है, इस वजह से है ना। तो जी जी, तो ट्रांजिशन फेज में ये सारे चेंजेस होंगे धीरे धीरे। हम्म। तो, तो इससे क्या होगा कि एक तो काम बहुत कम, एक तो काम भी कम रह जाएगा। जैसे एग्रीकल्चर में अभी अभी लगभग कुछ भी नहीं है, तो आधा काम तो जानवरों का ही होता है। जानवरों के हम्म। लिए पैदा करने का होता है एग्रीकल्चर में, और फिर जानवरों को नहलाना धुलाना और उनका रख रखाव, उनके लिए अलग से हर घर में जगह और वो सब चाहिए होता है। तब उनको हम्म। एक जंगल में उसमें बाड़ा बना दिया करेंगे, एक बड़ा सा, और वो अपना जंगल में रहें, वहाँ एंजॉय करें, जंगल में मंगल करें। वहां पे जिनको उन्हें देखना है तो वो हम्म। जैसे सफारी वगैरह होता है उसमें जाके आराम से देख सकते हैं, उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। इनके जंगल अलग अलग भी बना दिए जा सकते हैं, भैंसों हम्म। के जंगल, गायों के जंगल, हाथियों के जंगल, या जो उस तरह के हैं एक जैसे उनके जंगल, इस तरह के। तो हम्म। वो चरते खाते पीते रह सकते हैं, वो भी एंजॉय करते रह सकते हैं, आदमी भी यहाँ एंजॉय करता रह सकता है हर तरह से। तो ये इस तरह के धीरे धीरे ट्रांजिशन फेज आएंगे। हम्म। और और इस तरह से ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो है व्यवस्थित होगी। जी। और प्रेम जी क्या ये संभावना बनती है कि भारत से पहले ये किसी और देश में भी आ जाए, जहाँ पॉपुलेशन कम हो, डेमोक्रेटिक यस, कंट्री हो और अवेयरनेस हो। हम्म। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अभी देश दुनिया में छोटे छोटे कई देश हैं जिसमें एजुकेशन लेवल अच्छा है वगैरह। तो वहाँ अगर ये बात पहुंच जाती है, और हम्म। अभी ये बाई चांस भी होता है, क्योंकि वहाँ पर भी सोशल ग्रुप्स तो होते ही हैं हर देश में। तो हम्म। अगर इंग्लिश में भी इस बुक को ट्रांसलेट कर दिया है, इंग्लिश में वीडियोस भी हम लोग बना के डाल रहे हैं यूट्यूब पे, हम्म। तो जी। अगर ये बात उन तक पहुंच जाती है और वो लोग भी हम लोगों के संपर्क में आ जाते हैं, तो ऐसे कई देश हैं जो थोड़े डेवलप हैं ऑलरेडी, और हैप्पी इंडेक्स को वो लोग तरजीह देते हैं, इम्पोर्टेंस हम्म। देते हैं। तो अगर ये व्यवस्था उनके उसमें आ जाए तो वो इसको पहले ला सकते हैं, और वहाँ लाना भी इजी होगा, क्योंकि हम्म। वहाँ लग दूसरी तैयारियां तो हो ही रखी हैं। तो पहले और दूसरे देशों में भी हो सकता है, तो जहां भी ये हो जाएगा वहीं से वर्ल्ड सरकार बननी शुरू हो जाएगी। अच्छा, मतलब हम्म। जहाँ ये जिस स्टेट में इसका एक्सेप्टेंस मिल जाती है, चाहे वो भारत हाँ, हो या कोई ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, रशिया हो, वहाँ एक वर्ल्ड जी, सरकार का निर्माण वहीं पे हो जाएगा। और हाँ बिल्कुल। फिर वहां से जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो दूसरों देशों में जाकर इस पर डायलॉग और डिस्कशन करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे देशों के जो ऐसे लोग हैं जो वहाँ प्रभाव रखते हैं, वो वहाँ के हम्म। राष्ट्राध्यक्ष हो सकते हैं या वहाँ के सोशल पीपल हो सकते हैं। और हम्म। ये जैसे कई बार सम्मेलन होते हैं, जी सम्मेलन होते हैं, और हाँ, जी वर्ल्ड लेवल, 5। जी। हाँ G5 होते हैं। तो उनमें इन बातों को उस देश की तरफ से रखा जाएगा, विश्व सरकार की तरफ से रखा जाएगा। यूएन हम्म। है जैसे, यूएन में ये प्रस्ताव रखा जाएगा। तो अब जब जब कोई देश प्रस्ताव रखता है तो उसका जो उसकी इम्पोर्टेंस अलग होती है, और उसे इन लोगों को जवाब भी देना पड़ता है ना। हम्म। जी। हाँ, तो उस समय ऐसे नहीं रहते। जैसे अभी हमने ये व्यवस्था पीएम हाउस में भेजी हुई है, तो वहाँ किसी ने पढ़ी भी नहीं होगी, ऐसे ही हम्म। डस्टबिन में डाली हुई होगी, और कोई कोई जवाब भी नहीं है उनका। तो अभी ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अभी अभी हम लोगों की इम्पोर्टेंस ही क्या है। लेकिन जब कोई सरकार इस चीज का प्रस्ताव कहीं भी किसी भी देश में भेजेगी, तो उनको कोई ना कोई आंसर देना होता है कि हम हम्म। सोच रहे हैं, कर रहे हैं, करेंगे, नहीं करेंगे, ये गलती है, वो गलती है, कुछ ना कुछ उनको जवाब देना होता है। तो और उसकी कॉन्फ्रेंस भी होती है, और आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। हम्म। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोगों के साथ जो होंगी वो ओपन होंगी, हम लोग उसको जी। जनता को दिखाएंगे कि ये देखो, आपके जो देश के नेता हैं या जो भी कुछ हैं, वो किस तरह के एक्सक्यूज दे रहे हैं इस व्यवस्था को नहीं लाने के लिए, अगर कोई देंगे हम्म। तो वो लोग वहाँ तो उनसे निपटेंगे। वो उनको पूछेंगे, भाई ये किस टाइप का एक्सक्यूज है। हम्म। और तब तक भारत में भी ये इतना फैल चुका होगा
कि जी। जनता खुद ट्विटर, सोशल मीडिया हैंडल्स पर क्वेश्चंस रेज़ करती हैं। जैसे अभी हाँ। ग्रुप्स बन जाते हैं, अ, कम्युनिटी ग्रुप्स बन जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, वैसे ही संपूर्ण जी। समाधान पे भी ग्रुप्स बनना स्टार्ट हो जाएँगे और सब अपने-अपने हिसाब से इस चीज़ को लेकर प्रपोज़ कर रहे होंगे, क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे, तो हाँ, एक बिल बिल्कुल, खलबली-सी बिल्कुल। तो मच ही जाएगी। हाँ, खलबली और सी मचेगी और चूँकि ज़्यादातर देश डेमोक्रेटिक हैं, तो उनमें अगर जो मौजूदा पार्टीज़ हैं, वो नहीं इस तरफ ध्यान देंगी, तो नई पार्टियाँ बनने लगेंगी इस बात को लाने के लिए हाँ। हुँ, और हुँ। लोग फिर लोग उनको वोट करेंगे, तो इससे प्रेशर पड़ता है जो मौजूदा पार्टीज़ रहती हैं। क्योंकि हुँ, हुँ। वो रोक तो नहीं सकती ना, अब जैसे भारत है, भारत में हम लोग एक नई राजनीतिक पार्टी बना के और उस समय लाएँगे जब ये 50% से ज़्यादा लोग इसके हुँ, लिए एग्री हो जाएँगे, तो तब लाएँगे, तो तब जो मौजूदा पार्टियाँ होंगी उनको भी तो खलबली मचेगी ना, वो भी तो फिर हुँ, अ, उनको भी इसकी सहमति माँगना पड़ेगा, अगर असहमति माँगेंगे तो उनके और वोट कट जाएँगे। हुँ। क्योंकि और जी। क्योंकि उनको ऐसे भी तो लोग सपोर्ट करते हैं ना, जो गरीब हैं, जो सब उस तरह से हैं, जिनकी स्थिति हुँ, ठीक नहीं है, हुँ, हुँ। तो उन्हीं का ही वोट परसेंटेज ज़्यादा है हर देश में। और ये संभावना तो कम बनती है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, बिकॉज़ वो भी तो यही देखते हैं ना कि जनता को क्या चाहिए, जनता को क्या लाभ हो रहा है। उसी के बेसिस पे तो वो अपने को प्रमोट करते हैं कि भाई हम आपकी ये माँग को पूरी कर देंगे। तो बिल्कुल, जब बिल्कुल। उनको जनता द्वारा ही ये पता चलेगा कि भाई ऐसी कोई व्यवस्था की प्रस्तावना है जिसमें हैप्पीनेस फॉर ऑल की बात की गई है, सारे सुखों को मिलेगा, तो अ, ऐसा लगता नहीं है कि वो नहीं करेंगे या नहीं मानेंगे, वो भी इसमें रुचि लेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो भी कहीं न कहीं बिल्कुल, इसी नेक्सस का पार्ट हैं, वो भी परेशानी है कहीं न कहीं और ये व्यवस्था यस, ऐसी है कि इसमें तो सभी को लाभ है, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो वो भी इसमें सहमति ही दिखाएँगे। जी। हुँ, और प्रेमजीत जी सिक्योरिटीज़ जैसे अभी हमारे नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं, मान लीजिए भारत में आ जाती है और नेबरिंग हुँ। कंट्रीज़ में कुछ बातचीत चल ही रही होती, तब तक हमारी आर्मीज़ और सिक्योरिटीज़ वैसी ही रहेंगी? हाँ, तब तक तो वैसे ही रहेंगी, जब तक ये व्यवस्था उनमें नहीं आ जाती क्योंकि अभी अभी नहीं कह सकते कि अ, अब अभी सिक्योरिटी हटाएँगे शुरू में, तो नहीं कह सकते मान लीजिए उधर से अटैक हो गया, तो अब फिर उसका उसका कैसे हुँ। वो करेंगे? तो हुँ, शुरू में हुँ। वो रहेंगी। हाँ, अंदर अंदर पुलिस ज़रूर कम हो जाएगी क्योंकि जैसे ये व्यवस्था आने लगेगी, तो क्राइम रेट बहुत तेज़ी से गिरेगा। हुँ, बहुत तेज़ी से गिरेगा, तो अंदर बहुत ज़्यादा पुलिस वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुँ, लेकिन हुँ, हुँ। जब हाँ, लेकिन जब तक अगल-बगल वाले देशों में ये व्यवस्था नहीं आ जाती, तो तब तक आर्मी को आर्मी को उनके जो वो सब चीज़ें हैं, उनको रखना पड़ेगा। लेकिन हम लोग उसको भी रिक्वायर्ड वे में रखेंगे। ऐसा नहीं कि होड़ लगानी है कि भई हुँ, तुम्हारे पास ये है, तो हमारे पास ये होगा। उतना रखना है कि जितने में अगल-बगल वाले ऐसी हिम्मत ना कर सकें कि भई वो अटैक करें। हुँ, डिफेंस के लिए एक तरीके से। हाँ, हुँ, हाँ, हाँ, डिफेंस के लिए और इस तरह से देखेंगे तो भारत इन चीज़ों में भी लगभग आत्मनिर्भर है। वो ऐसे बहुत सारे चीज़ें बनाने में अब वो है क्योंकि हुँ, हुँ, हाइड्रोजन बम तो कोई फोड़ नहीं से रहा कि भई कोई बम फोड़ेगा वगैरह-वगैरह। तो बाकी हुँ, वही है टैंक हैं, ये हैं, वो हैं, जेट वगैरह हैं, तो उतना तो भारत बना ही लेता है। तो हमें कोई उतनी एडवांस खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जैसे अभी इन लोगों ने वो एडवांस उतने उतने महँगी चीज़ें खरीदी हैं। तो जो जो टेक्नोलॉजी है उसी में जो बनाएँगे और बाकी थोड़ी बहुत अपडेट करेंगे यहीं पर ही। टेक्नोलॉजी आजकल अपडेट करने में कोई बहुत समस्या नहीं होती है। हाँ, तब तब तो और संभावनाएँ बढ़ जाएँगी, जैसे रिसाइक्लिंग है और छोटी-छोटी जो इन्वेंशंस होते हैं गाँव वगैरह में जिनको ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिल पाती है आगे बढ़ने के लिए, वो सारे एकजुट हो जाएँगे और विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ उसी दौरान ही जो है सामने आ जाएँगी। अभी आप देखो बिल लिंक्डइन पे देखो, सोशल मीडिया साइट्स पे देखो, कभी किसी गाँव के लड़के ने कुछ बना दिया बिना इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, कभी किसी ने रिसाइक्लिंग के लिए कुछ बना दिया, कभी किसी ने बचाव के लिए कुछ बना दिया। तो ये सारी बिल्कुल। जो क्रिएटिविटीज़ है ये भी इमर्ज होकर उस समय बाहर आएँगी। जी, हुँ। जी, जी। तो और ये पिंटू जी जी, जैसे आर्मी की हमने बात की कि ये ज़्यादा जितने लोग तैनात होते हैं बॉर्डर्स वगैरह पे,
इससे जो ये खर्चा जो है आता है इंडिया पर, उसका कितना बजट मिनिमाइज होगा, कितने लोग फैमिली को छोड़ के वहां पे तैनात रहते हैं, ये सारी चीजें जो है कितना बड़ा रिलीफ लेकर आएंगी। हाँ रिलीफ होगा, क्योंकि भारत में तो इन पे भी कोई खर्चा नहीं होगा ना, क्योंकि खर्चे वाला तो सिस्टम ही नहीं है हाँ, अभी तो होता भारत। है ना, अभी कितना बड़ा हाँ बजट का अभी कितना तो, बड़ा पार्ट वहां जाता है। यस हम्म। यस, अभी तो 40% से ज्यादा जो है वो जितनी भी सिक्योरिटी है भारत में टोटल, मतलब ये तो वो है हम्म। जो गवर्नमेंट के द्वारा, जो प्राइवेट सिक्योरिटी है वो अलग है। वो अलग। हम्म। हाँ 40% तो गवर्नमेंट का बजट खर्च होता है सिक्योरिटीज के ऊपर। हम्म। उसके अलावा जो प्राइवेट सिक्योरिटीज होती हैं, जो जैसे आपको बैंक में मिलेंगी, दुकानों में मिलेंगी, ज्वेलरी शॉप में मिलेंगी, हम्म। फ्लैट के बाहर मिलेंगी, ये सब अलग है। हम्म। हम्म। तो और 40% बजट, 40% का मतलब लगभग आधा से, अगर वो प्राइवेट प्राइवेट सब इसमें जोड़ दो तो लगभग हम लोगों का आधा जो एफर्ट है वो उन इनसिक्योरिटीज को दूर करने में लगा रहता है, हमारा आधा एफर्ट। मतलब हम्म। मतलब अभी समझ लो आप कि अगर हर आदमी 8 घंटे काम करता है तो उसके 4 घंटे इसी में जाते हैं कि हम्म। वो इनसिक्योरिटीज को दूर कर सके। 4 घंटे उसके इसी में जाते हैं, मतलब लेबर के हिसाब से लगा लो, अगर हर आदमी 8 घंटे लेबर करता है तो उसकी 4 घंटे की लेबर जो है वो इनसिक्योरिटीज को दूर करने में जाती हाँ, और रिसोर्सेज भी, जैसे है। कैमरा हाँ लगा दिया। यस हम्म। यस, अब इसको देखो आप कि 4 घंटे तो उसकी इसमें जाती है, इसका और 2 घंटे इनसिक्योरिटी पैदा करने में भी लगते होंगे, क्योंकि इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है तब ना सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है। हम्म। तो एक्चुअल में हम काम कितना सा कर रहे हैं, 2 घंटे का काम कर रहे हैं। मतलब जो हमारा सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला काम है वो तो 2 घंटे का है बस। हम्म। अभी हम्म। जितने लोग काम कर रहे हैं और जितने लोग एंजॉय कर रहे हैं उसमें 2 घंटे का काम समझो वास्तविक तो, बाकी 2 घंटे समझ लो इनसिक्योरिटी बढ़ाने का और 4 घंटे इनसिक्योरिटीज को माइनस करने का, कम करने का। फिर भी सारी इनसिक्योरिटी कम हो नहीं पाती है, कुछ रिड्यूस हो हम्म। पाती है, बनी रहती हैं सारी, क्योंकि उसके हम्म। बावजूद भी सारे सब कुछ होता रहता है। कल का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी चोरी हो सकती है, डकैती हो सकती है, मारकाट हो सकती है, लूट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। हो ही जाता है। अभी देखिए, एटीएम में जब पैसा फिलिंग के लिए लोग आते हैं तो 3-4 गार्ड्स होते हैं, हम्म। और फिर अ, अगर वो गार्ड्स किसी से मिल जाए या कोई उनको मार दे, तो भी एक हम्म। तरीके से ये हानि ही हुई, और हाँ मार ही हानि, देते हैं, एक मार भी गार्ड को देते हैं। मारने में कितनी, हाँ। क्या मुश्किल है, कोई भी 2 आदमी आकर रात को मार दें, क्या मुश्किल होती है। एटीएम हम्म। मशीन तक उठा के लेके चले। हाँ मशीन तक उठा के लेके जाते हैं, तो इतनी इनसिक्योरिटी, आदमी के जीवन को इनसिक्योरिटी, आदमी मर तक जाते हैं उसमें। कितनी पुलिस गुंडों के पीछे भागती है, उसमें कितने सारे गुंडे मरते हैं जब उनमें शूट आउट होता है, कितनी सारी पुलिस भी मर जाती है। तो ये सब जो इतना सारा सब नुकसान होता है, अब आदमी जो मर जाते हैं उस नुकसान को तो आप भर नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। जिसके घर से आदमी मरा वो तो पूरा घर जो है शोक में चला जाता है। तो हम्म। ये इसके जो इम्पैक्ट आते हैं वो तो हम अभी उनको तो इसमें शामिल कर ही नहीं रहे हैं। हम्म। मेंटल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, फैमिली इम्पैक्ट। यस, हम्म। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें ये सब ये एड्रेस हो ये जाएंगी। सारी चीज, यस ये सारी चीजें पहले दिन से कम होनी शुरू हो जाएंगी। हम्म। इनसाइड इनसाइड इनसिक्योरिटी पहले दिन से खत्म होनी शुरू हो जाएगी, और जब ये व्यवस्था दूसरे देशों में आने लगेगी तो आउटसाइड जो इनसिक्योरिटी है जिसके लिए आर्मी वगैरह की जरूरत पड़ती है फिर उसकी जरूरत भी बंद हो जाएगी। तब आप देख सकते हो कि जब ये व्यवस्था पूरी दुनिया में आ जाएगी तो पुलिस नाम की चीज और आर्मी नाम की चीज या सीआईडी, टैक्स, बैंक, इंश्योरेंस, इन सब नामों की चीज खत्म हो जाएगी, इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरह से। जी। और जो हम्म। हम बात करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज कम है, कितने ह्यूमन रिसोर्सेज ऐसे ही अवेलेबल हो जाएंगे। यस और यस, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ये जो
ग्लोबल वार्मिंग वगैरह चिल्लाते रहते हैं, ये खत्म हो जाएगी। हाँ, कई चीजों कितना के प्रॉब्लम yes, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। हाँ, कितना पीसफुल वर्ल्ड हो जाएगा पूरा। और कोई हैप्पी भी पीस। कहीं भी आएगा, कहीं भी रहेगा, कहीं भी जाएगा, कहीं भी एंजॉय करेगा पूरी दुनिया में, कहीं पर भी, वो भी हम्म। फ्री। हाँ, ये जो अलग अलग मुहिम चलते हैं, चाहे वो हम्म। वुमेन्स एम्पावरमेंट ले लो या मेंस एम्पावरमेंट ले लो या क्लाइमेट हाँ, चेंज से ले लो। क्लाइमेट चेंज का ही आप देख लो, ग्रेटा थंडरबर्ग का जो ये आंदोलन चल रहा है, कितना पैसा कितना फंडिंग आ रहा है इसके अंदर। और फंडिंग क्लाइ, अब अब वो क्लाइमेट सारी वही का फंडिंग वही है। हाँ, और खराब ही हो रहा है दिन पे दिन। और भाई, खराब हो रहा है। 50 साल पहले जो क्लाइमेट की स्थिति थी उससे अभी तो नेगेटिव ही हुई है ना, पॉजिटिव तो हुई नहीं है। हम्म। जबकि जबकि तब से अब तक क्लाइमेट के ऊपर कितना पैसा खर्च हो चुका है, ऐसे इकट्ठा हो के, बिल्कुल। बहुत हो। तो अब तो ये सब चीजें का कोई मतलब नहीं है ना। सेना पे कितना खर्च होता है, लेकिन कौन सी इनसिक्योरिटी अब तक खत्म हो गई है किन्हीं दो देशों के बीच में? जहां भी देखो, चाइना के चारों तरफ जितनी भी कंट्री हैं उनमें और चाइना में खिंचाखिंची ही रहती है हमेशा। हम्म। जब जबकि देख रहे हैं कि 50-100 साल का इतिहास देखें पीछे का, तो किसी ने किसी का कुछ नहीं लिया, लेकिन निरंतर अपनी आर्मी पर खर्चा करते जा रहे हैं, हाँ। हथियारों पर खर्चा करते जा रहे हैं निरंतर बिना मतलब के। तो ये सब टेरर तो फैलता है इससे, और क्या होता है। तो ये सब जो है इस व्यवस्था में, ये जो नई संपूर्ण समाधान व्यवस्था है, ये सब हम्म। सॉर्ट आउट इसमें होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे देश आएंगे। और जो भाई गरीब देशों की संख्या ज्यादा है ना, जैसे लगभग 200 के आसपास देश है हम्म। दुनिया में, 210-15 ऐसे देश हैं। ये तो तो आराम से उसमें, ही। हम्म। हाँ, तो उसमें कुछ भी नहीं है, तो 180 से भी ज्यादा जो देश हैं वो तो सब गरीब हैं, माने उनकी स्थिति भारत से भी खराब है। हम्म। तो वो तो इस व्यवस्था में बहुत जल्दी आना चाहेंगे ना। बिल्कुल। हाँ, जैसे ही ये व्यवस्था किसी एक देश में आ जाएगी, तो पांच हम्म। साल में उस देश की उस देश का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो हम्म। उसको दुनिया में लोग देखने लगेंगे। और उस लिविंग स्टैंडर्ड को पाने के लिए ये जो 180 से ज्यादा देश हैं, ये तो तुरंत ही आ जाएंगे, इनको क्या दिक्कत है। हाँ, इनके पास तो सबसे बड़ा कारण अर्थ का है। हाँ, सबसे बड़ा कारण अर्थ का है। जो खाली 10-15-20 देश हैं जो जो थोड़े डेवलप है, वो हो सकता है ये सोचे हैं भाई चलो पहले इसका हम रिजल्ट देख लेते हैं, क्या आता है इनके देशों में या क्या हम्म। है। एक हम्म। बार को ऐसा एक हम्म। बार ऐसा कर, हालांकि वो लोग भी इंटेलिजेंट होते हैं और व्यवस्था हाँ। को समझ के भी जान लेते हैं कि क्या है। लेकिन हम्म। चलो, पहले 5 साल में वो देख लेंगे कि भाई इसका क्या रिजल्ट आता है। तो 5 साल के हम्म। बाद जब इसका अच्छा रिजल्ट आएगा तब तो वो भी आ जाएंगे। तो ये वर्ल्ड लेवल पर भी, माने एक देश में ये व्यवस्था आने के बाद भी मुश्किल से 5-10 साल का ही टाइम पीरियड आप समझो, जिसमें पूरी दुनिया इस व्यवस्था को अडॉप्ट कर लेगी। कर लेगी। तो 5 से 10 साल में ही आर्मी की, पुलिस की, इन सब की दिक्कत पूरी दुनिया से हट जाएगी। ये जो रिसोर्सेज की लड़ाई है ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। शोषण बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ना कोई शोषण करने वाला होगा, ना कोई करवाने वाला होगा। हम्म। और जितने भी सारे वर्ग पैदा होते हैं वो इसी आर्थिक कैटेगरी से ही पैदा होते हैं। अगर आप आर्थिक कैटेगरी हटा देते हैं तो कोई भी वर्ग सस्टेन नहीं करता। हम्म। और बारीकी से देखा जाए तो ये मिसमैनेजमेंट ही है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस हो या ह्यूमन रिसोर्सेस हो। इसका टोटल मिसमैनेजमेंट है, जिसकी वजह से ये जो भी वर्ग और कम्युनलिज्म जो होता है, या मार धाड़ होती है, जाति धर्म के नाम पे जो लड़ाई झगड़ा होता है, ये टोटल जी, मिसमैनेजमेंट है। और मिसमैनेजमेंट सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि अर्थशास्त्र जो है इतना अनजस्टिफाइंग है, एकदम खराब सा है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई लॉजिकल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इस अर्थशास्त्र में, और उसी को ही अपनाए चल रहे हैं। उसके वजह से ये मिसमैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट की वजह से मतलब वही बात हुई कि समस्याएं हैं, इस वजह से ये सारी चीजें हैं।
जो कि धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के रेवोल्यूशन के नाम पर है। अदरवाइज तो ये एग्जिस्ट नहीं करती। ये एग्जिस्ट ही कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ अवर बैड इकोनॉमिक्स। यस। संपूर्ण समाधान व्यवस्था में सबसे पहले तो आपने इकोनॉमिक्स को ही बदला है। आई मीन जो मांग और आपूर्ति नियम है जिन पर हमने डिटेल में बातचीत की है, डिस्कशन किया है। तो मांग और आपूर्ति के नियम को समझने के बाद ये सभी को ये बात पहुंची जाएगी कि इकोनॉमिक्स ही है जिसके वजह से ये सारा बवाल चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ठीक है प्रेमजीत जी, फिर आज संपूर्ण समाधान के इस एपिसोड को हम विराम देते हैं। कुछ ऐसा हम्म, लगेगा कि हमें आगे के टॉपिक में लेना चाहिए तो हम उसको ले लेंगे। तो यहाँ तक के सारे एपिसोड्स को देखने के बाद आई एम वेरी मच श्योर कि सबको संपूर्ण समाधान एकदम क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो जाएगा देखने के बाद। हम्म, बुक से तो वैसे भी काफी चीजें आपने क्लियर कर ही दी है। फिर भी जी। अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप हमेशा आपने वेलकम ही किया है एज अ वक्ता। कमेंट्स में किसी भी टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप उसको कर सकते हैं। फिर से एक बार पीडीएफ जो है वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी हम्म, प्रेमजीत जी 4 भाषाओं में ये अवेलेबल है। बंगाली की भी अवेलेबल हो जाएगी लोगों को। इनफैक्ट माधव जी ने उसको डाल भी दिया है। तो बंगाली में भी आपको ये बुक जो भी बंगाली के जो व्यूअर्स होंगे उनको ये मिल जाएगी। और बहुत ही जल्दी गुजराती में भी इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रेमजीत जी इस साल के स्टार्ट मतलब 2022 के एंड तक ये लगभग टेंटेटिवली सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी होगी। हाँ और बिल्कुल। हाँ, अगर दर्शकों में से भी कोई इच्छुक हो कि किसी को कोई समझ आता है संपूर्ण समाधान व्यवस्था और वो ट्रांसलेट करने का विश ऐसा रखता हो तो वो भी वेलकम है। वो भी आकर इसको ट्रांसलेशन के काम को कर सकते हैं। और यूएलएम ओपन मंच में भी अपने कॉन्सेप्ट को या किसी भी बात पर डिस्कशन कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है इन सब डिस्कशन को समझने के बाद भी लगता है कि कुछ रह गया है या उनके पास कुछ ऐसा है जो ऐड ऑन कर सकते हैं तो उनका भी वेलकम है। और हमारी बिल्कुल। वेबसाइट भी इस समय प्रोसेस में है। universallifemanagement.org के नाम से वेबसाइट है जिसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वो अपडेट भी हो रही है। बहुत जल्दी उसमें गूगल फॉर्म्स और बहुत तरह के फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे, मेंबरशिप फॉर्म्स एंड ऑल। तो उसमें भी आप लॉग इन कर सकते हैं। साथ ही यूएलएम हिंदी और यूएलएम इंग्लिश चैनल चल ही रहे हैं। तो हम्म, उसके प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी टॉपिक पर आप संपूर्ण समाधान व्यवस्था से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जी। प्रेम जी आप कंक्लूसिवली कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। बस कंक्लूसिवली यही है कि ये एक इस प्रकार की व्यवस्था है तो इसको जो भी कोई आदमी जांचना चाहे उनका स्वागत है। अगर किन्हीं को कोई जैसे कोई इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं या उसके मास्टर हैं जी। या राजनीति के मास्टर हैं या सोशियोलॉजी के मास्टर हैं या एजुकेशन पॉलिसीज के मास्टर हैं, माने जितनी भी बुरी व्यवस्था का एक पार्ट होता है उसमें आप किसी भी चीज के मास्टर हैं तो जैसे मैं प्रीति जी के साथ में ये सीरीज बनाई है तो उनके साथ भी इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं कि उन्हें जो क्वेश्चन उठते हैं वो खूब क्रॉस हम्म। क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, या फिलोसॉफी में हो स्पिरिचुअलिटी में हो। तो मतलब इसमें सभी पर हम लोग जो है लोगों को वेलकम कर रहे हैं कि वो उनके पास कोई कुछ है इससे बेहतर मॉडल है तो वो उसको भी हम यहाँ पे पेश कर सकते हैं। और अगर उन्हें इसमें क्रॉस क्वेश्चन करना है तो इसको भी वो कर सकते हैं ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन हो सके और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें जिससे कि लोगों को इसके बारे में निर्णय करने में आसानी लगे कि भाई इसे हमें लाना है कि नहीं लाना है क्या है। तो वो सब लोग वेलकम है जो भी कोई आए। मेरा नंबर इसमें रहता ही है पड़ा हुआ तो उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अ, अपना समय फिक्स कर सकते हैं तो उस समय आपके साथ में चर्चा हो जाएगी।
और प्रेम जी वैसे भी जब भी इंटेलेक्चुअल्स या थिंक टैंक्स वगैरह से जब भी डिस्कशन होता है तो एक जनता को आश्वासन जाता है कि भाई ये पढ़े लिखे उस डोमेन के समझदार लोग हैं, अगर वो हम्म, एग्रीमेंट में हैं तो हम तो हैं ही हैं एग्रीमेंट, क्योंकि बहुत सारी बारीकियां होती हैं, बहुत सारी डिटेलिंग होती है जिस पर मतलब उनको ज्यादा जानकारी होती है। हाँ, तो तो यूएलएम की एक्टिविटीज में एक ये भी है कि हम एक थिंक टैंक कम्युनिटी को डेवलप कर रहे हैं, जहां अपने कंसेप्ट पेपर्स को पुट अप कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सभी का उद्देश्य यही है कि जनता तक ये बात पहुंचे कि भाई ऐसी एक व्यवस्था है जो हैप्पीनेस टू ऑल की बात करती है, जी जी जी। अपॉर्चुनिटीज टू ऑल की बात नहीं कर रही है, हैप्पीनेस टू ऑल मैनकाइंड, वो भी ग्लोबल लेवल की। तो एक बहुत बड़ी प्रस्तावना है प्रेमजीत जी आपकी। तो जी इस प्रस्तावना को सभी लोगों तक पहुंचाना, उसको समझना, इन सब में थिंक टैंक कम्युनिटीज, इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसोफर्स सभी का रोल होगा। और आई बिल्कुल। एम वेरी मच श्योर कि डाउन द लाइन बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि जब सभी लोग आपसे साक्षात्कार करना चाहेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो रिजॉल्व नहीं हो पाते। तो कदाचित जी इन सब बातचीत से उनके बहुत सारे क्वेश्चंस और पूरे वर्ल्ड को एक ऐसी व्यवस्था से रूबरू होने का मौका मिलेगा जो कि सचमुच एकदम अलग है, एकदम अनोखी है, एकदम हम्म, अनूठी। और ये जनता ही बिल्कुल। डिसाइड करेगी। बाकी तो जी जो यूएलएम की टीम काम कर ही रही है इन सब एक्टिविटीज के थ्रू कि लोगों तक ये हम्म, बात अलग अलग माध्यम से पहुंचे। और प्रेमजीत जी अभी तो डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स, मूवीज, ये सारे माध्यम तो बचे ही हुए हैं, अनटच्ड हैं, जिसके थ्रू, हाँ, मीम्स के थ्रू, कार्टून्स के थ्रू जो है लोगों तक शॉर्ट छोटे छोटे तरीके से ये बात पहुंचे, क्योंकि आजकल लोग छोटे छोटे मीम्स और छोटे छोटे कार्टून से बहुत बड़े चीजों को भी समझ जाते हैं। तो बिल्कुल। इस टाइप की बहुत सारी एक्टिविटीज यूएलएम में होने वाली है। और और सभी लोगों को एक बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है आपसे। मतलब आप तो वैसे भी अवेलेबल हैं, फोन पे भी आप सबसे डिस्कशन में रहते ही हैं, और मंच पे भी आप सबको इनवाइट करते ही हैं। तो कभी भी कोई ऐसी हेसिटेट होने वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रेमजी जी कई लोग मुझे फेसबुक पे कमेंट करते हैं कि भाई प्रेमजी जी हमसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, और हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन हमारे पास ये समझ है कि ऐसा होना चाहिए, या हमारे पास ऐसा डाउट है। तो मैं उन सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि प्रेमजीत जी सभी के लिए अवेलेबल है, क्योंकि उनका यही ऑब्जेक्टिव है कि लोग इस पर क्वेश्चंस करें, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो रेस करें, क्योंकि जब तक वो डाउट नहीं क्लियर होंगे तब तक व्यवस्था आने के लिए, व्यवस्था कैसे आएगी, क्यों आएगी, ये सब चीजें जो हैं ये चलती ही रहती हैं। और मैं अपने कमेंट बॉक्स में देखती भी रहती हूँ कि मोस्ट ऑफ द लोग कहते हैं कि भाई जो प्रेमजीत जी की जो ये खोज है ये बहुत बेहतरीन खोज है, ये आएगी तो कैसे आएगी। तो इन सब पे भी हमारे वीडियोस बन ही चुके हैं। तो हम्म, प्रेमजीत जी अब बस विराम देते हैं आज की वीडियो पे। और मैं हम्म, अपने सारे दर्शकों को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स किए और आपने अपनी इच्छा जाहिर की इस व्यवस्था को समझने के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे, चैनल पे और कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली जाएगी। तो थैंक यू जी सो वेरी मच। आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। प्रेम जी थैंक यू सो वेरी मच। आपको भी जी मेरा सर। नमस्कार। हम्म।